हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4th चैप्टर मतलब पार्ट 4 आत्मकथ्य का प्रश्न अभ्यास। मैं सारे प्रश्न अभ्यास आपको कराऊंगी इसमें। और आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपको पाठ का अर्थ समझना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपकी हेल्प करूँगी। सो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि उसका जीवन जो है वो कई दुखद घटनाओं से भरा हुआ है, मतलब इतना सुखद नहीं है, प्रेरणादायक नहीं है कि वो आत्मकथा लिखे और कोई उसको पढ़ के उसके जीवन में प्रेरणा आए। तो इसलिए उसने अपने जीवन में कई बार धोखा खाया है, इस वजह से वो नहीं लिखना चाहता है आत्मकथा। जैसा कि आपको कविता की इन अंतिम लाइनों से समझ में आएगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मतलब क्या करोगी सुनकर, उसके जीवन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि आत्मकथा उसकी सुनकर हमें कोई प्रेरणा मिले, हमें कोई सीख मिले। हाँ, दुखों से भरा हुआ है उसका जीवन, इसलिए वो क्या कहना चाहता है कि अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मतलब वो पूरी तरीके से थक गया है। तो ऐसी स्टोरी, ऐसी आत्मकथा कोई सुनना भी नहीं चाहता है। यही चीज़ है, इस वजह से वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है, लिखने से बचना चाहता है। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कवि को लगता है कि उसने जीवन में अब तक कोई ऐसी उपलब्धि नहीं हासिल की है जो दूसरों को बताने योग्य हो। कुछ ऐसी इंस्पायरेशनल स्टोरी होती है तो कोई बताता भी है कि उससे कोई और इंस्पायर होगा और कोई अच्छे काम करेगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कवि इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अपनी आत्मकथा बताने में। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय यह है कि कवि ने अपने प्रियतम के साथ जो सुखद समय बिताया था, उन्हीं यादों के सहारे अब वो पूरी जिंदगी बिता देना चाहता है। पाथेय मतलब होता है जैसे पथ या रास्ता, आप ऐसा समझ सकते हैं कि पूरी जिंदगी का अपना मतलब एक तरीके से उसका पता है कि हाँ मुझे इसी की यादों के सहारे बिता देना है, तो वही पाथेय बनाने से कवि का यही आशय है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। उसमें क क्या है, क आपका जो है वो कहता है यहाँ पे, ये देखिए, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। मतलब मुझे वो सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न मैंने देखा था और वो स्वप्न देखकर मैं जाग गया। ठीक है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। आलिंगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया। मुसक्या मतलब यहाँ पे मुस्का कर जो भाग गया, मतलब आलिंगन मतलब गले लगते लगते जो मुस्का के भाग गया। पूरे तरीके से इसका मतलब यही है, बहुत ईजी है, बहुत कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आप बहुत आसानी से इसका भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक है, मैंने जो लिखा है वो भी आपको बता देती हूँ। इस तरीके से आप लिखेंगे कि कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम के वो सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ, सुख उनके बेहद करीब आकर दूर चला गया। मतलब उनको सुख की अनुभूति होने वाली थी, सुख मिलने वाला था, लेकिन बहुत ही करीब आकर वो आलिंगन करते करते क्या हुआ, वो मुस्काकर भाग गया, चला गया। यही वो कहना चाहते हैं। दूसरा क्या है हमारा कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर मतलब इसका अर्थ यह होगा कि इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि उनकी प्रेयसी के गालों की लालिमा इतनी अधिक है कि उषा की लालिमा भी उसके सामने फीकी है। इस टाइप से वो कहना चाहते हैं। तो उषा मतलब जो सुबह की जो लालिमा होती है, सूर्य जो है वो सुबह सुबह जब निकलते हैं तो एक आसमान में एक लालिमा सी छाई होती है जो बहुत ही अच्छी लगती है। तो वो उनका कहना है कि उससे भी ज़्यादा सुंदर है उसके गालों की जो लालिमा है, ऐसा कवि जो है वो कहना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन। जो ये कथन है इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसके माध्यम से वही कवि सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि वह अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हुए सुख के पलों को जो किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। चांदनी रात में बिताए गए वो पल एक उज्जवल गाथा की तरह है और इन्हीं यादों के सहारे वो और इन्हीं यादों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते। लोग मजाक भी उड़ाते हैं, तो वो अपना जीवन बिताना चाहते हैं। मतलब कुल मिला के यही उनका कहना है।
तो ये इसके सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा ईजी हैं, टफ नहीं पड़ने वाला आपको। जहाँ समझ में ना आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं क्या है? कविता में खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। कविता में कवि ने नवीन शब्दों मतलब नए नए शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये लाइन आप अधिकतर कविताओं के अगर पूछा जाए काव्य भाषा की विशेषताएं तो उसमें लिख सकते हैं। ये मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ, अगर आपको और दूसरे की भी पूछे तो लिख सकते हैं, गलत तो कतई नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है कविता में मानवीकरण शैली का प्रयोग किया गया है और अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है या काव्य सौंदर्य को बढ़ा दिया गया है अलंकारों के प्रयोग से। इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कठिन टाइप से नहीं वो करना है। नेक्स्ट हमारा है कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुरा कर चली गई। कवि कहना चाहता है कि जो सपने उसने और अपनी प्रेमिका ने मिलकर देखे थे वो तो उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ, वो सब सपने ही रह गया। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको पार्ट समझना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारा पूरा पार्ट आपको पढ़ के समझा दूंगी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।